नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के कितने प्रकार होते हैं और ये क्यों और कब बढ़ती है और हमारे देश में इसको कितने % तक अच्छा माना जाता है। हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, महंगाई बढ़ने को ही इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसको आसान भाषा में समझे तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे लगना और उसकी बढ़ी हुई कीमत के सामने पैसे की वैल्यू कम होना, इसे ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ना कहा जाता है। हम इसे एक उदाहरण से समझे तो आपके पास घर में पिछले 6 महीने से 100 रुपए रखे हैं और मान लो जिस दिन आपने ये पैसे घर में रखे थे उस दिन पेट्रोल का प्राइस 1 लीटर का 100 रुपए था। तो जिस दिन आपने ये पैसे घर में रखे थे उस दिन यही 100 रुपए लेकर आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाते तो उसका आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता। अब मान लो 6 महीने के बाद अगर उसी 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल खरीदना चाहे तो आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए अब 110 रुपए देने पड़ेंगे। इससे हमें यह समझ में आता है कि पेट्रोल की कीमत उस 6 महीने के दौरान 10 रुपए से बढ़ गई और आपके 100 रुपए की कीमत इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के कारण 10 रुपए से कम हो गई। तो ऐसे कुछ टाइम के बाद बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना और पैसों की कीमत महंगाई के कारण कम होना, इसी को ही देश में इन्फ्लेशन बढ़ना कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इस इन्फ्लेशन बढ़ने के कौन कौन से मेन रीज़न होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन इसके कारण बढ़ता है जब मार्केट में चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके मुकाबले सप्लाई कम होती है। इसे विस्तार से देखें तो जब किसी भी देश में तेजी से इकोनॉमिक बूम आता है यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगती है तो सारी जनता के हाथ में पैसे आते हैं। सभी लोगों के पास पैसे होने के कारण वो अलग अलग चीजें खरीदना चाहेंगे, तो इसके कारण चीजों की डिमांड बढ़ने लगेगी और इतनी सारी सप्लाई न होने पर चीजें महंगी होने लगेगी। तो इस प्रकार के इन्फ्लेशन को ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। नंबर 2 देखें तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इसलिए बढ़ता है जब किसी कारण मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है। दोस्तों, रॉ मटेरियल यानी कि किसी भी कंपनी को किसी चीज को बनाने के लिए जो कच्चा मटेरियल लगता है उसे ही रॉ मटेरियल कहा जाता है। इसे एग्जांपल से देखें तो मान लो कोई कंपनी बिस्किट बनाती है तो उसके लिए उसे गेहूं की जरूरत पड़ेगी, तो इस गेहूं को ही रॉ मटेरियल कहा जाता है। अगर किसी साल खराब मानसून के कारण गेहूं की फसल खराब होती है तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है और इस रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे सरकार ने किसी रॉ मटेरियल पर टैक्स बढ़ा देना या इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ जाना। तो बेसिकली हर एक कंपनी को अगर ऐसे कारणों से अपना रॉ मटेरियल महंगा खरीदना पड़ता है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। इसलिए इस महंगाई को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा रीजन है आप सबकी सैलरी बढ़ना। जी, आप सही सुन रहे हैं। जब सरकारें और प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाती है तब भी उन्हें अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ती है। इस वजह से भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इस इन्फ्लेशन को वेज पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इन्फ्लेशन का मेन और चौथा रीजन देखे तो ये होता है करेंसी डिप्रिसिएशन। इसमें यह होता है महंगाई बढ़ी है, इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से जरूरत से ज्यादा नोट यानी कि चलन बनाया जाता है और ये ज्यादा नोट प्रिंट करने के कारण पैसा अपनी वैल्यू लूज यानी कि कम कर देता है और ये बहुत ज्यादा होने पर इससे हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है। ऐसा 2008 में जिम्बाब्वे देश के साथ हुआ था। उन्होंने ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने के कारण उनके पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि उन्हें 1 बिलियन, 2 बिलियन और ट्रिलियन के भी नोट छापने पड़े थे और इतने बड़े अमाउंट के नोट प्रिंट करने के बाद उनके 1 ट्रिलियन नोट की वैल्यू US के $1 के बराबर भी नहीं होती थी। तो इसी प्रकार के इन्फ्लेशन को करेंसी डिप्रिसिएशन कहा जाता है। दोस्तों, हमारी दुनिया में जितने देश है उनमें अलग अलग इन्फ्लेशन रेट को अच्छा माना जाता है। इसमें हमारे देश यानी इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ 2% से लेकर 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रेट मेंटेन रहता है तो उसे अच्छा माना जाता है। इससे महंगाई और मंदी दोनों मेंटेन रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी मेंटेन रहती है। इस इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करने के लिए सरकारों के पास कई तरीके होते हैं। उनमें से एक देखा जाए तो इसे मेंटेन करने के लिए किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का इसमें मेन रोल होता है। हमारे देश में इसके लिए RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है जो अपने इंटरेस्ट रेट को
बढ़ाकर या घटाकर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है, जिसे रेपो रेट भी कहा जाता है। जब आरबीआई देश के बाकी बैंकों के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो देश के बाकी बैंक भी अपने कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इससे ये होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण ज्यादा लोग लोन नहीं लेते हैं। इसके कारण मार्केट में कम पैसा सर्कुलेट होता है, इससे इन्फ्लेशन रेट नीचे आता है। और जब आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन रखने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है तो देश के सारे बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। अब इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कम होने के कारण फिर ज्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे और अब मार्केट में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जरूरत पड़ने पर आरबीआई का रेपो रेट कम और ज़्यादा करके गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्फ्लेशन के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।